सब आगे तो शुरू करें। देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, पर तुम जितने भी लोग यहाँ बैठे हो ना, अगर तुम्हारे एफर्ट्स सच्चे हैं ना, तो तुमने जितना नहीं सोचा है ना, तुमको उससे भी ज़्यादा मिलेगा। और अगर ये कंसेप्ट फिल्टर हो गया तो कल से ना बेहतर हो तुम आज। पिछले लेक्चर में याद है अपन ने क्या क्या पढ़ा था? ऑलमोस्ट एक्सरेज के बारे में तो सब जान ही गए थे अपन, थोड़ा थोड़ा। अगर कल का लेक्चर देखा है तुमने तो तुमको याद होगा कि एक्सरेज को डिस्कवर किया था किसने? रोंगटन नहीं, रोंगन ने, ठीक है। और इसका रेंज क्या था याद है? 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम। कल हमने क्या क्या बातें की थी, एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। थोड़ी सी कहानी अपन ने देखी थी कि कैसे क्या डिस्कवरी हुआ, ठीक। उसके बाद देखा था कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, कि एक्सरेज बनता कैसे, कहाँ से हम उसको प्रोड्यूस कर सकते। तो वो कुलिक ट्यूब वाला सेटअप था, अगर याद होगा तो, ठीक। इसके बाद हमने क्या देखा था याद है? कि कर्व जो आया था किसके बीच में? इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में, उस पर चर्चा की थी, बहुत सारी चर्चा की थी। और अपन ने एक भाग क्या जाना था कि कंटिन्यूस एक्सरेज क्या होता है, ठीक है। कंटिन्यूस एक्सरेज क्या होता है? अच्छा, इनको ना वाइट एक्सरेज भी बोलते हैं, ठीक है। वाइट एक्सरेज क्या था? अगर थोड़ी बहुत कहानी हो तो याद होगी तो, ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन याद होगा। ब्रेम्स मतलब ब्रेक, स्ट्रॉलिंग मतलब रेडिएशन। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो न्यूक्लियस के विसिनिटी के पास से गुजर रहा है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? उसको कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच के उसका पाथ डेविएट कर देगा। अगर ये मान लो इनिशियल E1 एनर्जी का था और V1 वेलोसिटी से चल रहा था, तो बाद में इसकी एनर्जी हो जाएगी E2 और वेलोसिटी हो जाएगी V2। जितनी इसने एनर्जी लूज़ की वो थी E1 माइनस E2। उससे क्या होगा? एक फोटोन लूज़ करेगा ये न्यू फ्रीक्वेंसी का। तो ये था। और क्या था हमारे पास कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो किसी एटम के पास से गुजर रहा है, तो वो अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। तो या तो अपनी कुछ या तो पूरी एनर्जी क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा, जिसमें से कुछ भाग जाएगा हीट में, और बचा कुचा भाग जो रहता है वो कहाँ जाता है? फोटोन में कन्वर्ट होता है। तो उस फोटोन की वजह से बहुत सारी एक रेंज ऑफ वेवलेंथ हमको मिलती है। तो इसी को हमने क्या बोला था? कंटिन्यूस एक्सरेज। और कल हमने एक बात पे छोड़ी थी कि ये स्पाइक्स क्यों आते हैं, ठीक है। कल मैंने एक और चीज़ बोला था कि जो अपन टारगेट मटेरियल लेते हैं उसका एटॉमिक नंबर हाई क्यों रखना चाहिए हमको, ठीक है। तो सब पे बोला था डिटेल चर्चा होगी, तो बिल्कुल होगी। तो एक भाग इसमें आ जाएगा। आज हम जो पढ़ेंगे, जो स्पाइक्स दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, ठीक है। ये टॉपिक कवर करने के बाद हम मोसले साहब का लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। इनको आप जानते भी हो थोड़ा थोड़ा, अगर 10th तक केमिस्ट्री पढ़े हो तो। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा एब्सॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज, और फिर डाइफ्रैक्शन भी देख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज एंड उसके एप्लीकेशन तो वैसे आपको सबको पता ही होगा, पर उसका थोड़ा सा साइंटिफिक, और ये जो अपना एक्सरेज का क्या इन्वॉल्व हो रहा है इसमें से हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है उसके हिसाब से भी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, ठीक है। कल का किस्सा याद है? कल अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं बोल रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम में या किसी मेटल से टकराता है, तो उसके एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, उनसे अगर वो टकराएगा तो 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। 2 के बारे में तो हमने बात कर लिया था। पहली क्या थी कि वो कुछ एनर्जी लूज़ करेगा इन फॉर्म ऑफ हीट, और कुछ जाएगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन। जो बची कुछ एनर्जी उससे फिर से क्या करेगा? कोलिजन करेगा, और जब तक रेस्ट पे नहीं आता तब तक ये सब काम चलते रहेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि पहले ही कोलिजन में क्या करे? वो अपनी पूरी एनर्जी लूज़ कर दे, ठीक है। और उसमें क्या था? हमको एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का एक्सरे मिलता था, जिसके वजह से एक लैम्डा सी, कट ऑफ वेवलेंथ, जो मिनिमम लैम्डा आता है उसका कंडीशन मिला था, ठीक है। और याद हो तो ये जो लैम्डा मिनिमम था ये इसके बराबर था 12400/V एक्सेलरेटिंग, ठीक है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा था? सिर्फ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा था। अब एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास। मान लो
हमने क्या किया, VA अगर अपन ने बढ़ाया, और एक्चुअल में ये हुआ था, ये जो कर्व्स आती है ना ये VA के बहुत हाई वैल्यू पे मिलती है हमको, थोड़ी अच्छी खासी वैल्यू पे। अगर VA की वैल्यू लो हो ना तो ये कर्व हमको ना कुछ ऐसा मिल जाता है बस डायरेक्ट, ठीक है। तो जब VA का वैल्यू हमने बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, जो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ठीक है, वो बढ़ गई, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी वो थी क्या हो गई, बढ़ गई। अब अगर काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ी तो वो उतने ही इम्पैक्ट से इससे टकराएगा, और फॉर द टाइम बिंग मान लो वो इलेक्ट्रॉन आता है और किसी के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है। मतलब क्या करे कि वह इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आए, इतनी तेजी से आए कि वो क्या करे, इस इलेक्ट्रॉन को, ये के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, नॉकआउट कर दे। तो क्या होगा, यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। क्या होगा, यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब वैकेंसी वाला जो एटम रहता है वो अनस्टेबल होता है। अपन ने पढ़ा था अगर यहां पे एक वैकेंसी है तो ऐसा एटम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो तुरंत क्या होगा, जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बाहर के शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, जंप करके इसकी वैलेंसी को, जो वैकेंसी है उसको फिल करेंगे। तो अब अगर ये मान लो के शेल से अपना इलेक्ट्रॉन गया, के शेल का इलेक्ट्रॉन गया, तो फिल कौन कर सकता है इसको, ऑब्वियसली के वाला नहीं कर सकता। के वाला ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे घूमेगा, इसको यहाँ फिल कौन कौन कर सकता है, एल वाले, एम वाले, बहुत रेयरली एन वाले, यही पॉसिबिलिटी है। तो एल वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आके इस वैकेंसी को फिल कर दे रहा है। अब अगर याद होगा बोर थ्योरी से कि कोई ऊपर वाले एनर्जी ऑर्बिट से नीचे ऑर्बिट पे आता है तो वो क्या करेगा, एग्जैक्टली एनर्जी लूज करेगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन। तो क्या ये भी वही करेगा। तो ये जो एनर्जी लूज हो रही है ना, इसके वजह से ये सब स्पाइक्स आ रही है, ठीक है। हो गया ना क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट। फिर से देखते हैं, ये एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन था, बहुत हाई स्पीड एनर्जी से आया, के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट कर दिया तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, जिसको फिल करने के लिए कौन आया, एल शेल का इलेक्ट्रॉन आ गया। तो वो जब इसको फिल करने आया तो यहाँ नीचे आएगा, वो आते आते क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन। तो ये जो स्पाइक्स आ रहे हैं ना, ये इन्हीं के वजह से आ रहे हैं, ठीक है। अब टर्म्स देख लेते थोड़े, कि अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है के शेल में, ठीक, और उसको फिल कर रहा है एल वाला, तो ये स्पाइक को मैं नाम दूंगा के अल्फा। अगर वैकेंसी के में हुई, उसको फिल कर रहा है एम वाला, तो उसको मैं नाम दूंगा के बीटा। अच्छा, मान लो अगर वैकेंसी एल में क्रिएट हुई, हो सकती है ना, एल पे भी तो क्रिएट हो सकती है, और मान लो उसको फिल कर रहा है एम वाला, तो उसको क्या नाम दूंगा मैं, एल अल्फा। अगर एल पे वैकेंसी क्रिएट हुई और एन वाला इसको फिलअप कर दिया तो नाम हो गया एल बीटा। बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी थी, के अल्फा के बीटा, एल अल्फा एल बीटा। अब ये के अल्फा और के बीटा क्यों आया, ये तो समझ आ गया आपको, लेकिन ये के अल्फा इतना ज़्यादा क्यों, के बीटा इतना कम क्यों, और के अल्फा आगे क्यों और के बीटा पीछे क्यों, इसका भी लॉजिक देखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो के शेल के इलेक्ट्रॉन को मेरे को नॉकआउट करना है, तो वो मैं कब कर पाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या बाउंड सिस्टम में है, तो इसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी भी होगी। याद होगा अगर आपको, तो ये -13.6 या +13.6, मतलब उसको टर्म के हिसाब से अपन लिख सकते हैं माइनस प्लस। क्या इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता था पहले शेल के इलेक्ट्रॉन का, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। इन जनरल इसका फॉर्मूला याद है, E = -2 पाई के स्क्वायर m स्क्वायर e⁴ 4/n स्क्वायर h स्क्वायर। कुछ ऐसा ही था क्या इसका फॉर्मूला, 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता है, एक z स्क्वायर भी आता है, ठीक है। पार्ट को काट देंगे। तो इसकी कुछ ना कुछ तो क्या रही होगी, बाइंडिंग एनर्जी रही होगी। अब मेरे को ये जानना है, ये जो नॉकआउट हुआ इलेक्ट्रॉन, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो क्या वो के ही होगी, और वो किसके बराबर होगी। सोचो कि अपन ने जो इलेक्ट्रॉन लाया यहाँ पे, उसकी एनर्जी कितनी थी, EVA थी, तो EVA माइनस क्या बाइंडिंग एनर्जी, क्या इतने काइनेटिक एनर्जी से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ठीक है, क्या इतने काइनेटिक एनर्जी से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला होगा। अब नॉकआउट अगर ये इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, ठीक है, तो उसमें एनर्जी का डिफरेंस आया होगा। अब इसको फिलअप कौन कर रहा था,
यहाँ जो वैकेंसी बन गई उसको फिलअप कौन कर रहा था, एल शेल का इलेक्ट्रॉन। तो वो आते आते क्या किया, एच न्यू फ्रीक्वेंसी का, ये एच न्यू एनर्जी का क्या एमिट किया, फोटोन एमिट किया जिसकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू। तो ये क्या एच न्यू ई के माइनस ई एल के बराबर होगा। न्यू को क्या सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं अपन, तो ये एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू ई के माइनस ई एल। तो क्या लैम्डा की वैल्यू आ गई अपने पास, एच सी बाई ई के माइनस ई एल। और ये लैम्डा किसका होगा, के अल्फा का होगा। क्यों, क्योंकि एल से के पे ट्रांजिशन हो रहा है ना। अगर सिमिलरली मेरे को के बीटा का लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, एच सी तो रहेगा, यहाँ पे क्या होगा ई के भी रहेगा, माइनस ई एम हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उस क्वेश्चन पे आते कि वाई एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल मस्ट बी हाई। ठीक है, ये अपना न्यूक्लियस था, ये पास का इलेक्ट्रॉन था। क्या हर एटम के लिए इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी इतनी ही रहेगी, सोचो। क्या हर के शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए हर एटम में इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या इतनी ही रहेगी। अगर बोर थ्योरी याद है तो आपको एनर्जी का भी फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, कितना था, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4/n स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने इसको कैसे याद कर लिया था, ऐसे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। पहले शेल के लिए ये एनर्जी -13.6 होती थी, फिर और कम होती जाती है, फिर और कम होती जाती है, इसको डिवाइड करते जाओ, आते जाएगा -3 पॉइंट समथिंग, फिर 1.8, फिर 0 पॉइंट ऐसे करके ये होती थी। लेकिन ये कब, जब अपन ने क्या लिया था, z = 1 लिया था। ठीक, अब हर एटम के लिए क्या होगा, चेंज होते जाएगा। तो ये z के बदले में क्या 1 नहीं लिखूंगा इस बार, यहाँ पे इसको क्या लिख दूंगा, z स्क्वायर। अब हमको अगर x रेंज चाहिए तो उसका लैम्डा का ये रेंज था 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम, और जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल था वो किसके रेंज का होना चाहिए, क्या किलोवोल्ट के रेंज का होना चाहिए। तो अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेट हुआ है किलोवोल्ट के पोटेंशियल पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या किलोवोल्ट के रेंज पे होगी, और तभी ना हमको एक्स रेज मिलेगा। तो हमको वो एटम चाहिए जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस रेंज में हो, किलोवोल्ट के रेंज में हो। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए ऐसे 70 रखते हैं, या मान लो 100 ही रख लेते चलो, तो ये क्या होगा 10,000 हो जाएगा, और ये उस रेंज पे लाई कर जाएगा ना एनर्जी। तो क्या होगी, हमारी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा के शेल के इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी तो वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो नॉक होगा तो वो वैकेंसी क्रिएट करेगा। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होगा, क्या वो भी किलोवोल्ट के रेंज में एमिट होगा, जो फोटोन एमिट होने वाला है वो। ठीक है, तो इसलिए ये जो एटॉमिक नंबर है ना, इसका हाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक रफ डेटा अपन देखें तो ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसी प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बता रहा हूँ। हाइड्रोजन का जो के शेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी है 13.6 सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। ठीक है, अगर इसी को मैं कैल्शियम कर लूँ तो ये हो जाता है 4038.5 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये डेटा कभी नहीं पूछता है, ये बस आपके नॉलेज के लिए। और अगर वही मैं टंगस्टन को ले लूँ तो टंगस्टन का ऑलमोस्ट जाता है 69525 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किलो वोल्ट के रेंज में आ गया ना, तो इसलिए हमको बहुत अच्छी पीक्स मिलती है और बहुत सही सा ग्राफ मिलता है एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर हमारा ज़्यादा क्यों होना चाहिए, इसका भी हमको रीज़न मिल गया। अब ये पॉइंट पे डिस्कस करते हैं थोड़ा। जो लैम्डा के अल्फा का फॉर्मूला अपन ने देखा था, क्या ऐसा कुछ दिख रहा था? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, 1/λ के अल्फा। क्या यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा विद जेड स्क्वायर,
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद होगा तो ठीक है। और अगर याद नहीं है तो ये याद हो जाएगा, इजी है। आर क्या था, रिडबर्ग कांस्टेंट था। n1 अपना क्या के शेल है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। n2 एल शेल था तो n के बदले 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना 3/4 आ जाएगा स्पेसिफिकली के अल्फा के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, डायरेक्ट कभी कभार पूछ लेता है। और z की वैल्यू आपको जो एटम दी होगी उसके हिसाब से रख लेना। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है कैरेक्टरिस्टिक्स का तो न्यूमेरिकल लगाते थोड़े। तो अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमको ग्राफ दिया हुआ है, वापस इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ दिया हुआ है। ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। ये एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है Z1, उसको V1 पोटेंशियल पे रखा गया। ये एलिमेंट है Z2 एटॉमिक नंबर का, जिसको V2 पोटेंशियल पे रखा गया। बोला है कमेंट ऑन V1 V2 Z1 Z2, मतलब क्या करना है हमको, कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है और क्यों है ऐसा। तो अगर याद होगा कि जो लैम्डा मिनिमम था, जो हमारा लैम्डा मिनिमम था, क्या वो V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है उसके। ठीक है, ये V1 ना हमारा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ही है ना। ठीक है, तो अगर सेकंड का मैं देखूं तो क्या लैम्डा मिनिमम इतना है, किसका, सेकंड का। फर्स्ट का क्या है, इतना है। तो क्लियरली क्या समझ आ रहा है कि जो लैम्डा मिनिमम है फर्स्ट का, वो क्या लैम्डा मिनिमम ऑफ सेकंड से छोटा है। तो अगर ये केस है तो वोल्टेज के केस में क्या हो जाएगा, जो V1 पोटेंशियल है वो V2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो पहला तो अपने पास क्या आ गया कि जो V1 है वो क्या है, V2 से बड़ा है। अब पिछले ही उसमें अपन ने क्या देखा था, देखो 1/λ इक्वल टू क्या होता है, RZ स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर ये सब कांस्टेंट अपन हटा दें, के अल्फा की ही बात करते चलो, ये देखो ये के अल्फा 1 है और ये जो है वो के अल्फा 2 है। तो अल्फा सीरीज है तो यहाँ पे 3/4 ही आएगा और वो भी क्या होने वाला है, कांस्टेंट होकर अपना निपट जाएगा। तो लैम्डा और जेड में कैसा रिलेशन है, वापस लैम्डा में और जेड में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है ना। तो अब ये देखो जो लैम्डा है के अल्फा 1 का, जो लैम्डा है के अल्फा 1 का, क्या वो लैम्डा ऑफ के अल्फा 2 से बड़ा है। लैम्डा ऑफ के अल्फा 1 क्या है, लैम्डा ऑफ के अल्फा 2 से बड़ा है। तो z क्या होगा, z1 क्या होगा, छोटा होगा z2 से। ठीक है, तो इससे एक और चीज़ ये समझ आ गई कि ये जो लैम्डा मिनिमम है वो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे। और ये जो स्पाइक्स आ रहे हैं ना, ये z पे डिपेंड करते हैं, ना पोटेंशियल पे डिपेंड करेंगे ना किसी और कंडीशन पे। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सिर्फ z पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब अलग अलग एटम की क्या होगा, अलग अलग वैल्यूज होगी, किसकी, बाइंडिंग एनर्जी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डिफरेंट एटम के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आ रही है किस पे डिपेंड कर रहे हैं, Z1 और Z2 पे। क्यों, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी हर किसी की अलग अलग होगी ना। बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो अगर याद होगा तो यही था, -13.6 Z²/n²। तो अगर Z की वैल्यू बदल रही तो क्या होगी, n की वैल्यू भी बदलेगी। और यहाँ पे अगर शेल्स बदलोगे तो वो भी बदलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर। अब अगले पे आते हैं। चलो फिर से एक और क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, तुम लोग खुद ही अटेम्प्ट कर लो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, और नहीं बनता तो ये सॉल्यूशन देखना है इसका। ठीक है, पहले तो ये चीज़ देखो कि जो लैम्डा मिनिमम है 1 का और 2 का क्या है, सेम है। तो क्या V1 और V2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तो समझ आ गया। अब के अल्फा देखो, जो लैम्डा ऑफ के अल्फा 1 है, लैम्डा ऑफ के अल्फा 1 क्या है, लैम्डा ऑफ के अल्फा 2 से बड़ा है। तो क्या Z2 ग्रेटर देन Z1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर सही बनाया तो ठीक, गलत बनाया तो देखो क्या कंसेप्ट में कमी रह गई थी तुम्हारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। कंसीडर अ फोटोन ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे एंड अ फोटोन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज ऑफ सेम वेवलेंथ, विच वन इज डिफरेंट फॉर बोथ। ये 4 ऑप्शन दे दिया कि इसने क्या बोला कि एक फोटोन को कंसीडर करो, कब, जब वो कंटिन्यूस एक्सरे से निकला, और एक फोटोन को कंसीडर करो जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे से निकला। दोनों का क्या सेम है, लैम्डा सेम है। अच्छा देखो, अगर लैम्डा सेम है तो क्या फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी दोनों की, फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या एनर्जी भी सेम होगी दोनों की, और अगर एनर्जी सेम है तो पेनिट्रेटिंग पावर भी सेम होगा दोनों का। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब अगर वो किसी स्लैब या कोई मटेरियल से पास किया जाता है तो वो कितना इजीली पास हो जाएगा। अपन ने पिछले लेक्चर पे देखा था ये चीज़ कि पेनिट्रेटिंग पावर हाई रहती है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। अगर दोनों का सेम है फ्रीक्वेंसी और तो एनर्जी भी सेम है तो क्या पेनिट्रेटिंग पावर भी सेम होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और पेनिट्रेटिंग पावर तो क्या है, सेम है। तो डिफरेंट क्या है, मेथड ऑफ क्रिएशन। कैसे, ये कंटिन्यूस एक्सरे वाला फोटोन कहाँ से आता था, अगर याद है तो कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो टकराया, जो अपन ने एक्सेलरेटिंग जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकला है वो टकराया एटम के इलेक्ट्रॉन से, उसने कुछ भाग क्या किया, लूज किया अपना इन फॉर्म ऑफ हीट, और किस में बाकी एमिट किया, फोटोन पे। तो वहाँ से कौन आता है, कंटिन्यूस एक्सरे प्लस ब्रेमस्टॉलिंग रेडिएशन वाला। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आता है, जब नॉकआउट हो जाता है इलेक्ट्रॉन और ऊपर के शेल्स की वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या करते हैं, वैलेंसी को फिलअप कर देते हैं। तो दोनों का मेथड ऑफ क्रिएशन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन ना अपने पास है ये एक अपने को दे दिया है, कर्व दे दिया है, ठीक है। इसमें अपने को पहचानना है कि के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा और एल बीटा कौन कौन है। तो अगर एनर्जी डायग्राम याद हो, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी बना रहा हूँ मैं कि ये मान लो के शेल है, ये एल और ये एम। देखो ये विड्थ जो है वो कम होते जाती है अपन जैसे ऊपर जाते जाते हैं। तो के अल्फा लाइन कब होती है, जब के की वैलेंसी को कौन फिल करे, एल वाला। के बीटा लाइन कब होगा, जब के की वैलेंसी को कौन फिल करे, एम वाला। वैसे ही सोच के देखो, एक और बना लेते हैं यहाँ पे एन। एल का अगर वैकेंसी को फिल कर रहा है एम वाला तो वो क्या होगा, एल अल्फा। और अगर एन वाला फिल कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एल बीटा। अब देखो किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा दिख रही है तुमको, ये है, ये -13.6 कुछ है, और यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे 13.6 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आएगा, 4 3 12.4, 3.4 -3.4 आएगा। अगर इसको अपन 9 से भी डिवाइड कर दे तो एक बार देख ही लेते कितना आता है, 9 1 ज़र 9, 9 5 ज़र 45, तो -1.5 समथिंग आएगा। और अगर इसको, चलो बाकी काफ़ी है, और ये छोटा ही हो जाएगा लिमिट। तो इसमें डिफरेंस देखो कुछ 10 के आसपास का है, इसमें कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 12.1 का, और इसमें कितना आ रहा है, 10.2 का। तो क्या एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। ये तो सिग्निफिकेंट दिख रहा है हमको कि एनर्जी ऑफ के बीटा क्या है, के अल्फा के एनर्जी से ज़्यादा है। अब ऊपर देखो कि एनर्जी ऑफ एल अल्फा ज़्यादा होगा कि एल बीटा। ऑब्वियसली एनर्जी ऑफ एल बीटा ज़्यादा है किससे, एनर्जी ऑफ एल अल्फा। और एक चीज़ देखो कि ये जो एल बीटा का एनर्जी है वो के अल्फा से बड़ा है कि छोटा है, बहुत छोटा होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस है 10 का और यहाँ पे हार्डली 2 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस आएगा, वो भी उतना भी नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग का आएगा। तो ये अपने को क्या मिल गया, एनर्जी ऑफ के बीटा ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एल बीटा ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एल अल्फा। अब E इक्वल टू क्या होता था, एच सी बाई लैम्डा। तो अगर एनर्जी ज़्यादा है तो लैम्डा क्या होगा, कम। तो जो लैम्डा रहेगा वो क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो जो लैम्डा ऑफ के अल्फा है वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर कौन आएगा, लैम्डा ऑफ, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जो लैम्डा ऑफ एल अल्फा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या कौन आएगा, लैम्डा ऑफ एल बीटा, उसके बाद आएगा लैम्डा ऑफ के अल्फा, उसके बाद आएगा लैम्डा ऑफ के बीटा, ठीक है। ठीक है, तो एनर्जी का अगर ये ऑर्डर था तो क्या लैम्डा का ये ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे दूर किसका लैम्डा दिख रहा है,
एल अल्फ़ा, तो ये पीक क्या हो गई, एल अल्फ़ा की हो गई। उसके बाद वाला किसका होगा, एल बीटा का, फिर किसका होगा, के अल्फ़ा का, फिर किसका होगा, के बीटा का। तो उस समय याद है हमको थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा था और एक क्वेश्चन आ रहा था कि यार ये के बीटा की पीक ही पीछे क्यों, के अल्फ़ा की पीक आगे क्यों, ठीक है। तो उसका तो क्लैरिफिकेशन हो गया। अब ये सोचो के बीटा की पीक छोटी क्यों आ रही है। तुमने तो बोला भाई कि एनर्जी ऑफ के बीटा क्या है, ये जो के बीटा का एनर्जी है वो तो ज़्यादा है, पर इसकी पीक छोटी क्यों और इसकी के अल्फ़ा वाली पीक बड़ी क्यों। तो इसका ये लॉजिक देखो कि सपोज के अल्फ़ा का जो ट्रांजिशन एनर्जी है फॉर अ टाइमिंग अपन मान लेते हैं कितना है, 10 है मान लेते हैं, ठीक है। और के बीटा की अपनी कितनी है, 12। तो मान लो ऐसे 50 ट्रांजिशन हो गए और ऐसे सिर्फ 10 हो रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, 500। ऐसे 50 ट्रांजिशन हो गए तो नेट एनर्जी 500, और ऐसे 12 हुए तो इसकी कितनी हुई, 120। तो ये जो इंटेंसिटी का कर्व है ना, ये एक अप्रॉक्सीमेट कर्व रहता है किसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलिंग और उनकी कितनी एनर्जी है, ये सब ताम झाम का। हम हमारे सिंप्लिसिटी के लिए क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड को ही हम क्या गिनते हैं, इंटेंसिटी गिनते हैं। लेकिन ये जो पीक्स रहती है वो किसके वजह से आती है कि एल से के में कितने इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन मारा, या एम से के में कितनों ने ट्रांजिशन मारा। तो ये जो ट्रांजिशन थी इसकी एनर्जी क्या हो गई, नेट ज़्यादा हो गई, इसलिए इसकी पीक क्या हो गई, बड़ी आ गई। इसकी कम थी, मान लो इसके नंबर ऑफ ट्रांजिशन कम हुए तो इसकी पीक क्या हो गई, छोटी सी आ गई। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन लगाते हैं लास्ट। चलो एक और क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। ये क्या बोला, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन लॉग जिसका बेस ई है। अच्छा, जो लॉग बेस ई रहता है ना, हम उसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म पे एल भी लिख देते हैं, ठीक है। एल ऑफ लैम्डा मिनिमम एंड एल ऑफ वी ए। वी ए क्या था तुम्हारा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और लैम्डा मिनिमम तुम्हारा कट ऑफ था। अगर ये याद होगा, एच सी बाई लैम्डा मिनिमम क्या ई वी ए के बराबर था, दोनों साइड लॉग। अच्छा, इस एच सी को इधर भेज दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा मिनिमम इक्वल टू ई वी ए बाई एच सी। ठीक, इतना क्लियर। अब दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, नेचुरल लॉग ले रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगर इसको मेरे को पलटी करना है, एल एन एक्स बाई वाई इक्वल टू माइनस एल एन वाई बाई एक्स, ये एक आइडेंटिटी होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ऑफ लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। और ये याद है, एल एन ऑफ ए बाई बी क्या होता था, एल एन ए माइनस एल एन ऑफ बी। तो ये क्या कुछ ऐसे दिखेगा, एल एन ऑफ ई वी ए माइनस एल एन ऑफ एच सी। ठीक है, ठीक। अब इसको क्या कर सकते हैं, माइनस के साइन को पलटी कर दो, एल एन ऑफ लैम्डा मिनिमम इक्वल टू, इसको अलग अलग भी तो लिख सकते। अच्छा चलो, माइनस इधर ले आते पहले, माइनस एल एन ऑफ ई वी ए प्लस एल एन ऑफ एच सी। अब अंदर देखो ये ई वी ए है ना, तो इसको माइनस ऑफ एल एन ई प्लस एल एन ऑफ वी ए भी तो लिख सकते हैं अपन। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस अंदर चले गया। तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, देखो, एल एन ऑफ लैम्डा मिनिमम इक्वल टू, ये माइनस अगर इसको मेरे को हटाना है ई के आगे से, तो मैं क्या इसको यहाँ पे ले जा सकता हूँ, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, माइनस एल एन ऑफ वी ए प्लस एल एन ऑफ एच सी बाई ई, कुछ ऐसा दिख जाएगा हमको। ठीक है, तो ये हमको क्या हो गया, एल एन ऑफ लैम्डा मिनिमम और एल एन ऑफ वी ए के बीच में क्या मिल गया, ग्राफ मिल गया, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो ये सी तो क्या है, हमारा इंटरसेप्ट होता है एक्स एक्सिस पे, एम क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है कि कितना ढलान है ग्राफ में। और ये कैसा है, देखो ये एक्स अपना कौन है, ये है, वाई अपना ये है, तो एम क्या हो गया, -1 हो गया। नेगेटिव स्लोप मतलब क्या होगा, ढलान ऐसी रहेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ हमको कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे हमने ले लिया एल एन ऑफ लैम्डा मिनिमम, यहाँ पे ले लिया एल एन ऑफ वी ए, ये ग्राफ हमको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, ये कितना ऊपर है, यही क्या है, एल एन ऑफ एच सी बाई ई, ये क्या है, इसका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।
तो देखो ये अपना एक और क्वेश्चन है, ये आया था जेई में 2001 पे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे कमिंग फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ लैम्डा। तो जो मिनिमम वेवलेंथ है वो अपना लैम्डा सी है, और जो लैम्डा वेवलेंथ ऑफ के अल्फा है वो लैम्डा के है। तो अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो फिजिक्स का ना आधा क्वेश्चन तो वहीं ईजी हो जाता है अगर तुमको ग्राफ पता है, ठीक है, और आधा वहाँ ईजी हो जाता है अगर तुमको समझ आ जा रहा है कि यार पिक्चर क्या बनने वाला है क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए ना सबसे पहले क्या करो, तुम एक ग्राफ बना लो, ठीक है। ये था कंटिन्यूस एक्सरे, ये अपन मान लेते किसका है, के अल्फा है। ये कौन है, लैम्डा सी दिया हुआ है हमको, और ये जो के अल्फा का है वैल्यू, इसको क्या बोल दिया अपन, लैम्डा के बोल दिया। अब अगर याद होगा ये जो लैम्डा मिनिमम रहता था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज रहता है, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या बोला, अगर वी को हम बढ़ा दें, वी अगर बढ़ेगा तो क्या लैम्डा मिनिमम कम होगा। अगर लैम्डा मिनिमम मतलब लैम्डा सी कम होगा तो ये ग्राफ क्या लेफ्ट की तरफ खिसकते जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा सी तो किधर जा रहा है हमारा, लेफ्ट की तरफ। अब ये सोचो कि लैम्डा के का क्या होगा, लैम्डा के क्या है, के अल्फा लाइन का वेवलेंथ, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक क्या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, नहीं करता ना। तो ये लैम्डा के अल्फा क्या है, इस जो भी मटेरियल होगा उसकी प्रॉपर्टी है ये पीक तो यहीं रहेगी। तुम वोल्टेज को बढ़ाओ या घटाओ, ये पीक तो कहाँ मिलेगी तुमको, हमेशा यहीं पे मिलेगी। तो ये जो लैम्डा के है ना, के अल्फा का, वो तो वहीं रहने वाला है। तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म, लैम्डा के बढ़ेगा भी नहीं, लैम्डा के कम भी नहीं होगा। अब लैम्डा सी इधर जा रहा है और लैम्डा के वहीं का वहीं है, तो क्या इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या बढ़ते जा रहा है। तो ये ऑप्शन देखो कौन सा है, लैम्डा के माइनस लैम्डा सी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ना ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो हमारे इतने सारे अपन ने क्वेश्चन लगा लिए जो जेई में आए थे वो, और जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। अब बाकी जो भी तुम्हारे पास शीट्स है उसको सॉल्व करो, जहाँ की भी मटेरियल है उसको सॉल्व करो, अच्छी अच्छी बुक्स के क्वेश्चन लगाओ, या पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको लगाओ। बाकी कंसेप्ट तो समझ रहे हो ना, ठीक है। कहीं कंसेप्ट ना आए तो कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर देना, बाकी भाई तो तुम्हारा अपना है ही है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे मिलते हैं फिर।